दोस्तों, शब्द और स्मृति के सहारे हम नश्वर अपनी नीति को स्वीकार करते हुए अनश्वरता को चुनौती देते हैं। आज किसी सजग और बौद्धिक रूप से उत्तेजित करती शामों में ओझल हो गए साथियों को लौटा लौटा लाते हैं। उनकी लिखित कृतियों की पंक्तियां हमारे दिलों में धड़कने लगती हैं, हवा में तैरने लगती हैं। आज की शाम निर्मल की गहन बूंद वाली रचनात्मकता को समर्पित है। निर्मल जैसे लेखक के आत्मसत्य की खोज के लिए हम कृतज्ञ हैं, उनके दोस्तों और निकटतम गगन और उनके पाठकों के प्रति जो उनको लगातार पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। दोस्तों, हम आभारी हैं नावर जी के, जिन्होंने अपनी सृजनात्मक आलोच की दृष्टि से आलोचना के सैद्धांतिक अवधारणाओं को भी निर्मल के गद्य की तरह सहज सरल बना दिया, यहाँ तक कि मैं भी उसे समझी। सहज दिखने वाली भाषा के गहन परिष्कार को कुछ ऐसे निखारा कि रचनाशीलता के नए आयाम खुले। आंतरिक जटिलताओं को खोजता हुआ विलक्षण मार्ग निर्मल के आंतरिक आवेग और उसकी आसपास पसरी उदासीनता को शब्द देता है। एक टुकड़ा पेश कर रही हूँ। कितना पानी, हाथ फैल जाते हैं और नचने से आलिंगन में समूचा अंतहीन समुद्र सिमट जाता है। मुद्दत पहले घर की छत पर मछलियों का खेल खेलते हुए कभी सोचा था कि एक दिन सचमुच लहरें हमारे सर पर से गुजर जाएंगी और हम जो अब बड़े हो गए हैं बच्चों की तरह डेक पर बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे। कमरों में सिकड़े हुए हम बंडलों में लंच की घंटी बजेगी और डिनर की पुकार होगी तो भी बिना हिले डुले भूखे प्यासे तपस्वियों से अनजगे। रात और दिन 2 दिन तक समुद्र पक्षी बराबर हमारे जहाज के पीछे उड़ते रहे, धूप और आंधी में दिन रात। जब जहाज के किचन से बावर्ची पुरानी बासी रोटी के टुकड़े और फलों के छिलके या बची खुशी गोश्त की तरकारी बाहर फेंकते तो उतावले होकर टूट पड़ते, समुद्र में गोते लगाते हुए उन्हें निगल लेते और फिर उड़ने लगते। उस घड़ी की आशा में जब 12 या 13 घंटे बाद बावर्ची फिर अपना सिर उठाने की खिड़की से बाहर निकलेगा, इंतजार करते रहते। किसने कहा था कभी समुद्र पक्षी रोमांटिक सौंदर्य के बारे में 6 दिन का सागर पथ है। यह है निर्मल का गद्य, सहज, संक्षिप्त, सघन और अभिव्यक्ति की चौकसी में बना हुआ। अभी जब नावर जी शब्द उनके टुकड़े पढ़ रहे थे और अशोक जी, तो मैं उसको ध्यान से सुन रही थी कि यह कितनी बड़ी चुनौती है जो एक लेखक के सामने होती है जब वो अपना नहीं उस पन्ने का सामना करता है जहाँ से वो शब्द लेने होते हैं। शब्द नंबर 2 पर हैं, लेकिन वो विचार अभिव्यक्त करना होता है जो उसके दिल में गहरे तक पहुंचा हुआ है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, यहाँ जोड़ना चाहती हूँ। निर्मल के गद्य में अभी समुद्र के पास वो कहते हैं कि पानी के बीच धरती पानी के लिए बिलखती है। उनके गद्य में प्यास का आभास न होते हुए भी प्यास ही प्यास है, मगर वो उन्माद से मुक्त है। ये है उनके, अभी जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि उनके गद्य से कविगण क्षमा करें, कविता लिखनी सीखी जा सकती है। भारतीय मन की अंतर्निहित उदारता, उतना ही अंतर्निहित उदारता, उदासीनता या भक्ति का उछाल जो सूफी कलाम में भी अभिव्यक्त होता है, वो बूंद उससे दूर विलिप जा पड़ती है। ये एक दूसरा भाव है, या जिसे कहें उदासीनता का महाभाव है। पंक्तियों में सिमटी प्रकृति की नैसर्गिक तन्मयता निर्मल को समाज के शोर और यथार्थ से दूर ले जाती है। उनके टेक्स्ट में आप खुले में बैठते हैं, वहाँ पहाड़ हैं, धूप है, हवाएं हैं और चमकीली उदासी है और अकेलापन है। इस संवेदन की बुनत देसी वैराग्य से
अलग एक नया स्वरूप ग्रहण करती है। काल्पनिक और समय के वास्तविक प्रकरणों की जटिल बारीकियों में मुखरित होती है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये शहर कितने दुर्भाग्य, इनके ऊपर ज़रूर गौर कीजिए कि कैसे वो सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। कितने दुर्भाग्य हैं जिनके सामने कोई खंडन नहीं है। उनमें रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो स्मृति खो चुका है, इसका कोई अतीत नहीं। अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे तो ये है हमेशा वर्तमान में रहना। दोस्तों, इसको पढ़ते हुए मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये शायद एक किसी भी राजधानी का नागरिक जिसके लिए हर दिन एक सा होता है, ये उसकी तरफ इशारा है। हालांकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जो वो कह रहे थे वो इससे कहीं ज़्यादा गहरा होगा। इसलिए जब वर्तमान का बोझ जब मैं वर्तमान से उठ जाता हूँ, मैं अपना घर छोड़कर शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ जहाँ कोई लोग नहीं रहते। सदियों पुराने मकबरे जहाँ अंधेरा होते ही चिमगादड़ उठते हैं, वो हमारे शहर के खंडर हैं। शहर की स्मृतियाँ और स्वप्न दिल्ली में इन इमारतों की कोई कमी नहीं है, वो हर जगह बिखरी हैं। सिर्फ 8 घंटे में से एक दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा सकता हूँ। एक समय से उठकर दूसरे समय में प्रवेश कर लेता हूँ बिना कोई टिकट खरीदे, बिना क्यू में खड़े हुए। यहाँ न पत्थर रास्ता रोकते हैं, इसके ऊपर गौर करें, न पत्थर रास्ता रोकते हैं और न मृतात्माएं धक्का देते। मैं इतिहास और संस्कृति पे आ रही हूँ। एक संस्कृति के क्या स्वप्न हैं, ये बहुत हद तक उनकी स्मृतियाँ निर्धारित करती हैं। शब्द में यदि स्वप्न का संकेत है तो उस स्मृति की छाया भी। इसलिए कोई भी भाषा जब तक वो है कभी मृत भाषा नहीं होती। यदि हमारे अतीत का सब कुछ मर मिट जाए तो भी भाषा बचती है जिसके द्वारा एक समाज के सदस्य आपस में संवाद कर पाते हैं। तो वर्तमान में रहते हुए भी वो अवचेतन रूप में अपने अतीत से जुड़े रहते हैं और अतीत अदृश्य रूप से उनके वर्तमान में प्रवाहित होता रहता है। भाषा संप्रेषण का माध्यम होने के साथ साथ संस्कृति की वाहक भी होती है। किसी देश की संस्कृति ऐतिहासिक झलझलाहटों द्वारा क्षतविक्षत भले ही हो जाए, उनका सत्य और सातत्य उसकी भाषा में बचा रहता है। अभी जो टुकड़ा नामर जी ने पढ़ा, मुझे लगता है ये टुकड़ा बहुत पहले लिखा गया होगा, क्योंकि जिन नतीजों पे वो पहुंचते हैं वो इससे बहुत आगे है और एब्स्ट्रैक्ट है। इन पंक्तियों में जितनी गहरी समझदारी है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। इसके ऊपर हम झगड़ा भी कर सकते होंगे कि गहरी समझदारी है, उतना ही खुलापन भी। कोई भी भाषा, दर्शन, चिंतन, विचार विमर्श और साहित्य सर्जन में बनती बिखरती है जो वो ऐतिहासिक टकरावटों से भी बढ़ा और नया स्वरूप ग्रहण करता। समय के साथ बदलते सभ्याचार और संवेदन के अनुरूप भाषा की शक्ति भी देती है। इसी अध्याय से जुड़े हैं पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं के द्वंद्व, जिन्हें निर्मल गहरे आभास से रेखांकित करते हैं। यह निर्मल के लेखक की वैचारिक चिंता थी कि समय विशेष का दबाव था, नहीं कहा जा सकता। और आज बहुलता के विकसित विचार वाली भारतीय सोच और जीवन शैली, लोकतांत्रिक जीवन शैली, इस संकीर्ण गलियारे से राजनीति की किस तानाशाही प्रणाली में सांस ली गई। भारतीय मन और भारतीय समाज इससे अनभिज्ञ नहीं था और न है। सभ्यता संस्कृति के पूर्व और पश्चिमी अनुशीलन में ही वे इस ओर बड़े होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जटिलताओं को अनदेखा करके ही ऐसा किया जा सकता है। मैं भाषा के बारे में इस भाषा के संदर्भ में इस बात को कह रही हूँ। जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता और नस्ल जैसे मसलों को लेकर उनका विश्लेषण और निष्कर्ष इतिहास से कहीं आगे धर्म,
मिथकों और सांस्कृतिक अंतर संबंधों से बने हैं। हमारे कथा आख्यान, पुराण, परंपराएं सभी मिलकर सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखते हैं, जनमानस को उनके भूगोल और इतिहास से जोड़े रखते हैं। कभी कभी इस बात का एहसास होता है कि क्या